बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं फहद करीम। शामिल करेंगे अब तक की खास खबरें। सानह 9 मई की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें अहम इंकशाफात किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफ़ाक़ी काबीना का ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ ने निगरान दौरे हुकूमत में 9 मई की तहकीकात पर कायम कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। ज़राए ने बताया कि रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ के 9 मई में बराह रास्त मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना का कानून साजी का फैसला किया गया। सानह 9 मई की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें अहम इंकशाफात किए गए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ ने निगरान हुकूमत में 9 मई की तहकीकात पर कायम कमेटी की रिपोर्ट पेश की। ज़राए ने बताया कि रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ के 9 मई में बराह रास्त मुलविस होने का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना का कानून साजी का फैसला किया गया। ज़राए का कहना था कि काबीना अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर 9 मई के अनासुर के खिलाफ मुक़दमात मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का भी मुतालबा किया। इजलास में अरकान ने सवाल किया, कैपिटल हिल में मुलविस अनासुर को सज़ा हुई तो 9 मई के मुजरिमान को अब तक क्यों ना हुई। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला ऐवान में भी 9 मई वाक़यात पर बहस करवाई जाएगी। बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया कि सानह 9 मई की तहकीकाती रिपोर्ट काबीना इजलास में पेश की गई। रिपोर्ट में पीटीआई को ज़िम्मेदार ठहराया गया और रिपोर्ट में ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। अता तारड़ का कहना था कि 9 मई के दिलखराश वाक़े की मदम्मत के लिए ख़ुसूसी इजलास बुलाया गया है। सियासी और ज़ाती मफादात की खातिर 9 मई को उन्होंने कहा कि जो 9 मई को हुआ वो कभी किसी दुश्मन ने भी नहीं किया। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि इजलास में PPIPP नेशनल पार्टी को भी ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। इजलास में 9 मई के हवाले से करारदाद पेश की जाएगी। वज़ारत कानून की तरफ से वाइट पेपर भी पेश किया जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि बानिया PTI से बहुत रियायत बरती गई। इनके भांजे और बहनें भी 9 मई में मुलविस हैं। 9 मई केसेस का फैसला क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जा रहा। मुल्क को बंद कर दिया जाएगा, तहस नहस कर दी जाएंगी चीज़ें, और फिर वो किया गया। तो इस हवाले से एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। हम अमूमन कमेटीज़ बनाते हैं, वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स आती हैं जो कानून साजी के हवाले से उसमें तजावीज़ हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म साहब की शुरू दिन से हिदायत है कि इत्तेहादी जमातों ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है। स्पीकर साहब वैसे उससे आगे जाते हैं, वो अपोजिशन से भी पहले ड्राफ्ट शेयर करते होते हैं। ज़ाहिर है कानून साजी पार्लियामान का सुप्रीम इख्तियार है, वो सारे मामलात पार्लियामान देखेगी। ये एक रिकमेंडेशंस की शक्ल में रिपोर्ट्स आती हैं जो आज काबीना के साथ। सर, इन केस को पब्लिक भी ट्रायल और फौजी अदालतों में कोई ट्रायल के हवाले से कोई बात हुई? देखिए, वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी में और फौजी अदालतों में ट्रायल्स चल रहे हैं। काबीना में ये गुफ्तगू ज़रूर हुई है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे गुजरांवाला वाले वाक़े का फैसला आ गया, काश के दीगर जगहों से भी फैसले आते ताकि आवाम तक एक पैगाम पहुंचता कि जो कोई कानून को हाथ में लेता है, जुर्म करता है, निज़ाम इंसाफ उसको सजा देता है। और बलूचिस्तान के साहिली जिला गवादर में नामालूम अफराद की जानिब से पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 7 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। सूबे में गुज़श्ता 1 माह के दौरान टारगेट किलिंग का यह तीसरा वाक़या है। इन वाक़यात में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 18 अफराद मारे गए। जुमेरात की सुबह वाक़े के पेश आने के बाद बलूचिस्तान हुकूमत एक बयान में कहा है कि मासूम मजदूरों का कत्ल खुली दहशतगर्दी है। बलूचिस्तान के साहिली जिला गवादर में नामालूम अफराद ने पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 7 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। सूबे में गुज़श्ता 1 माह के दौरान टारगेट किलिंग का यह तीसरा वाक़या है। इन वाक़यात में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 18 अफराद मारे गए। जुमेरात की सुबह वाक़या पेश आने के बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने एक बयान में कहा कि मासूम मजदूरों का कत्ल खुली दहशतगर्दी है। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर लांगू ने कहा कि वाक़े के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है। रिपोर्ट तलब कर दी गई, दहशतगर्दों से सख्ती से निपटेंगे। हुकाम के मुताबिक वाक़या गवादर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर साहिली इलाके सबंदन में जुमेरात की अलग से पेश आया। डिप्टी कमिश्नर गवादर हमीदुर रहमान ने बताया कि 7 अफराद सरिंदन में हुजाम का काम करते थे और रात को एक रिहायशी क्वार्टर में सोए हुए थे जब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। उन्होंने बताया कि मक़तूलैन का ताल्लुक पंजाब के शहर खानेवाल से है, जिनकी मैयतें गवादर के सरकारी हस्पताल पहुँचा दी गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शवाहिद इकट्ठे करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि निहत्ते मासूम मजदूरों का कत्ल बुज़दिलाना इक़दाम है। मुलविस दहशतगर्दों को कैफरे के डार तक पहुँचाया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने कहा, अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। इंतज़ामी अफसरान जगह वक़ा पर पहुँच गए। ज़िला इंतज़ामिया से राब्ते में है। शहीद मजदूरों के ख़ानदानों से भी इस हवाले से राब्ता किया जा रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इंतज़ामी अफसरान जगह वक़ा पर पहुँच गए। ज़िला इंतज़ामिया से राब्ते में है। शहीद मजदूरों के ख़ानदानों से भी राब्ता किया जा रहा है। सरबंदन गवादर से बलूचिस्तान असम्बली के मुंतखब रुकन हक 2 तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच का आबाई इलाका है।
مولانا ہدایت الرحمان نے بتایا کہ واقعہ رات 3 بجے کے قریب پیش آیا. اس حملے میں ایک مزدور زخمی بھی ہوا جسے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ پولیس کو پتہ تھا کہ پنجابی مزدور اس رہائشی کوارٹر میں رہ رہے ہیں، لیکن سربندر میں اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، شاید اسی لیے سیکیورٹی کا بندوبست نہیں کیا گیا تھا. مولانا ہدایت الرحمان نے واقعے کی مذمت کرتے کہا کہ بے گناہ اور نہتے مزدوروں کا قتل کیا گیا، اس کی کوئی قانون، شریعت نہ ہی روایات اجازت دیتی ہیں. یہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران مکران ڈویژن میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کے قتل کا دوسرا اور بلوچستان میں تیسرا واقعہ ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ شام حملے میں ملوث دہشت گردوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ISPR نے اپنے بیان میں واضح کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی میں افغان باشندے ملوث ہیں. ہم افغان انتظامیہ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ان دہشت گرد گروپوں اور افراد کے خلاف کارروائی کریں. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ شام حملے میں ملوث دہشت گردوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ISPR نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی میں افغان باشندے ملوث ہیں. ہم افغان انتظامیہ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ان دہشت گرد گروہوں اور افراد کے خلاف کارروائی کریں. انہوں نے کہا کہ افغان انتظامیہ افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کی محفوظ پناہگاہوں کا خاتمہ کرے. ہم افغانستان کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتے ہیں. بشام حملے میں ملوث دہشت گردوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. جب ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تفصیلی انٹیلیجنس ڈیٹا موصول ہوگا، ہم معاملے کو افغانستان کے ساتھ اٹھائیں. دفتر خارجہ کے علاوہ افغانستان سے رابطے کے دیگر چینل بشمول سیکیورٹی ڈومین میں بھی موجود ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدو پاکستان کے دورے پر آئے ہیں. وہ آج صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے. ازبک وزیر خارجہ عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے. قطر کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ بھی کل پاکستان پہنچے. وہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کر رہے ہیں. ان مذاکرات کا ایجنڈا علاقائی و عالمی امور، تجارت اور سرمایہ کاری ہے. ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ امریکہ کی USCIRF کی حالیہ رپورٹ پاکستان کے زمینی حقائق سے چشم پوشی ہے. یہ طریقہ کار مزید بہتر ہو سکتا ہے اگر اس میں دوہرے معیارات نہ رکھے جائیں. انہوں نے کہا پاکستان غزہ میں اردن کی امدادی کارروائیوں پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملے کی شدید مذمت کرتا ہے. اسرائیل کئی ماہ سے غزہ کے عوام پر بمباری کر رہا ہے. انہوں نے غزہ کا محاصرہ کر رکھا اور عوام کو قحط میں دھکیل دیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان OIC کی جانب سے مقبوضہ کشمیر پر مواقف کی توثیق کو سراہتا ہے. اجلاس سے بھارت کو 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات واپس لینے کا مطالبہ کیا. پاکستان OIC سیکرٹری جنرل کے نمائندہ خصوصی برائے جموں و کشمیر کی رپورٹ کا خیر مقدم کرتا ہے. پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. انہوں نے کہا وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا دورہ چین CPAC پر مشاورت کا حصہ ہے. یاسین ملک بندام ضمانت تہاڑ جیل میں موجود ہیں جہاں انہیں صحت کے مسائل کا سامنا ہے. یاسین ملک کو طبی سہولیات دستیاب نہیں، انہیں خاندان کے افراد سے بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے. ہم بھارت کو کہتے ہیں کہ یاسین ملک پر جعلی مقدمے کو ختم کر کے طبی سہولیات فراہم کی جائیں. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے شیر عبد المربت کے حالیہ بیان پر رد عمل دیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق سیکرٹری جنرل PTI عمر ایوب کا کہنا تھا کہ بانی PTI ہمارے لیڈر ہیں، وہ کہیں گے تو استعفیٰ بھی دے دیں گے. میری شیر عبد المربت سے کوئی لڑائی نہیں، شیر عبد المربت کا نام میں نے ہی دیا تھا. عمر ایوب نے کہا کہ بانی PTI تک میری رسائی نہیں ہے. جو ساتھی بانی سے ملنے جا رہے ہیں وہ ضرور پوچھیں کہ ان کا نام کیوں واپس لیا. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے شیر عبد المربت کے حالیہ بیان پر رد عمل دیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق سیکرٹری جنرل PTI عمر ایوب کا کہنا تھا کہ بانی PTI ہمارے لیڈر ہیں، وہ کہیں گے تو استعفیٰ بھی دے دیں گے. میری شیر عبد المربت سے کوئی لڑائی نہیں، شیر عبد المربت کا نام میں نے ہی دیا تھا. عمر ایوب نے کہا بانی PTI تک میری رسائی نہیں ہے. جو ساتھی بانی سے ملنے جا رہی ہیں وہ ضرور پوچھیں کہ ان کا نام کیوں واپس لیا. وادرے کے اڈیارہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شیر عبد المربت نے کہا تھا کہ شبلی فراز اور عمر ایوب نے آج بھی بانی PTI سے ملاقات ہونے نہیں دی. انہوں نے بتایا دونوں رہنماؤں نے پارٹی سے کہا کہ اگر مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ دی گئی تو ہمیں قبول نہیں. شیر عبد المربت کا کہنا تھا PTI میں نے اس وقت PTI کو اٹھایا جب یہ سب لوگ چھپے ہوئے تھے اور پارٹی مردہ گھوڑا بن گئی تھی. خدمات کا صلہ یہ ملا کہ سوشل میڈیا ٹیم میرے خلاف مہم چلا رہی ہے. PTI رہنما نے کہا میرے بھائی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا مطلب تسجیل کرنا تھا. بطور احتجاج ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں. اور تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کے اندر کام نہیں کریں. آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کا جو فاؤنڈر چیئرمین ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہے اور ان کو ساری چیزوں کا معلوم ہے. سر محمد صاحب نے کہا ہے کہ آپ ان کے خلاف آپ قبضہ مافیا آپ کو کہا گیا. وزیر اعظم عمران خان ہمارے لیڈر ہیں، کہیں گے تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، مستعفی ہو جائیں گے، بات ختم ہو گئی. مروت صاحب سے مسئلہ کیا ہے؟ ان کا نام مروت صاحب سے مسئلہ کیا ہے؟ ان کا نام آپ نے بھی اناؤنس کیا تھا، ان کا نام کیوں واپس لیا گیا ہے؟ مجھے دیکھیں میری تو ایکسس نہیں ہے خان صاحب کے پاس نا، تو جو ساتھی ہمارے جا رہے ہیں وہاں پہ جیل میں ملنے کے لیے
दूसरे खान वो साहब के हामिद अनवर का नाम कब पेश कर रहे हैं? वजीर आजम इमरान खान साहब से आपकी मीडिया के साथियों की मुलाकात होगी, जरूर पूछिए। उमर अयूब साहब वो कह रहे हैं कि उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब मेरे मुखालिफ हैं, उन्होंने लॉबिंग की है, क्या कहना मैंने खुद चाहिए? अनाउंस किया था। कोई अच्छा सर एक बात है, क्या आपकी कोई शेर अफजल मरवत से मुखालफत है? जो डिसीजन होता है नहीं, आपकी कोई शेर अफजल से कोई अदावत है? बिल्कुल कोई ताल्लुकात किए जाएंगे उनके? कैसा ताल्लुक है उनसे? बिल्कुल ठीक है। डिसीजन मेकर वजीर आजम इमरान खान शेर है। ये आप- मरवत साहब को मनाएंगे आप सर? मरवत साहब को मनाएंगे? वजीर आजम इमरान खान साहब जब हुक्म करेंगे वो एक्सिक्यूट होगा। सेक्रेटरी जनरल का काम होता है एक्सिक्यूट करना इंस्ट्रक्शंस ऑफ सर, आप फाउंडर उनकी चेयरमैन। नाराजगी दूर करेंगे मरवत साहब की? नहीं, मेरी कोई नाराजगी है ही नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंसाफ का तकाजा है कि कायद-ए-आज़म के घर और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को कानून का सामना करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सानह 9 मई की बरसी पर पैगाम में कहा कि 9 मई के वाक़यात मुल्क में एनार्की फैलाने और फस्तायत मुसल्लत करने की कहानी और इसके साथ घिनौनी साजिश थे। सबको पता है कि 9 मई के काबिल मजम्मत वाक़यात किसके उकसाने और किसकी इमा पर किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा इंसाफ का तकादा है, कायद-ए-आज़म के घर और फौजी तंसीबात पर हमले करने वालों को कानून का सामना करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सानह 9 मई की बरसी पर पैगाम में कहा कि 9 मई के वाक़यात मुल्क में एनार्की फैलाने और फस्तायत मुसल्लत करने की घिनौनी साजिश थे। सबको पता है कि 9 मई के काबिल मजम्मत वाक़यात किसके उकसाने और किसकी इमा पर किए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी सियासी जमात की जानिब से ऐसे इक़दाम की कोई मिसाल नहीं मिलती। मुल्क के खुफिया दस्तावेज़ात को लीक करना, फौजी तंसीबात पर हमले करना सियासत नहीं, मुल्क दुश्मनी है। पीपल्स पार्टी आज भी अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि 9 मई वाक़यात की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन PTI समेत तमाम पार्टियों को यकीन दहानी कराना होगी कि जुडिशल कमीशन का जो भी फैसला होगा उसे तस्लीम किया जाएगा। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह ने कहा है कि 9 मई का वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। इसके पीछे कौम को तकसीम करने की कहानी थी। ज़िम्मेदारों को क़रार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। शहर कायद कराची में मुनाकिदा तकरीर से खिताब करते उन्होंने कहा कि 9 मई को पूरा 1 साल गुजर गया। हुकूमत सिंध ने सोचा 9 मई वाक़े से जो सबक सीखा है वो सबके सामने लाया जाए। 9 मई एक दिन था मगर इसके पीछे नफरतों का दिन था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 9 मई का वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। इसके पीछे कौम को तकसीम करने की कहानी थी। ज़िम्मेदारों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। कराची में मुनाकिदा तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई को पूरा 1 साल गुजर गया। हुकूमत सिंध ने सोचा 9 मई वाक़े से जो सबक सीखा वो सबके सामने लाया जाए। 9 मई में एक कहानी है, ऐसी दुख भरी दास्तान। 9 मई एक दिन था मगर इसके पीछे नफरतों का। मुराद अली शाह ने कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क की इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए काम किया। 9 मई का वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। उन्होंने कहा 9 मई के पीछे नफरतों और कौम को तकसीम करने की कहानी है। 9 मई का मकसद एक शख्स की आमरीत लाना था। 9 मई के ज़िम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। हम अपने लीडरशिप को देखें तो इस मुल्क में 4 अप्रैल 1979 को एक बड़ा सानिया हुआ था। उस सानिया के बाद भी कुछ तशद्दुद के वाक़यात हुए होंगे, लोगों को उसके बाद कोड़े पड़े होंगे। कोड़े पड़ते हैं भी वो जिए भुट्टो के नारे लगाते थे। वज़ीर आला सिंध ने कहा मोहतरमा ने कहा मेरे सामने जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है। मोहतरमा की शहादत पर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी शहीद वालदा के अल्फाज दोहराए कि जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है। मुराद अली शाह ने कहा लीडर तो कौम को इकट्ठा करते हैं, एक तरफ ऐसे लीडरान भी हैं जिसने अवाम में जहर घोला हुआ है। हाँ, जरूर उन लोगों की ऐसी बातें थी, लेकिन वो कुछ जगह पे जो महदूद थी चीजें उसकी वजह से पूरे मुल्क में फैला। कराची के अंदर दोबारा ये जमा हुए, उस वक्त भी उनकी टेलीफोन कॉल्स और सारी बातें, चलो रीजन प्लाजा चलो, ये सबको पता है ये प्लान था। ये 9 में कोई स्पॉन्टेनियस चीज नहीं थी, ये सालों का प्लान किए। जब होते थे तो वो अपने जो तकिया होता है उसके लिए एक पत्थर ढूंढते थे कि थोड़ा सा पत्थर मिल जाए तो उसमें मैं सर रख के सो सकूं। ये तो बड़े मजे में है इस वक्त। उनको बंद वार्ड में वो जो कातिलों का होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर डार ने वालदा रेहाना डार को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर डार ने दावा किया है कि मेरी वालदा रेहाना डार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके साथ दीगर खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया। याद रहे कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में रेहाना डार को सियालकोट में कौमी असम्बली की नशिस्त NA-71 से मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने शिकस्त दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर डार ने वालदा रेहाना डार को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर डार ने दावा किया है कि मेरी वालदा रेहाना डार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ दीगर खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया।
याद रहे 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में रेहाना डारकोट सियालकोट से कौमी असम्बली की नशिस्त NA-71 से मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने शिकस्त दी थी। नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ 11,08,566 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज़ डार 1,02,072 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रियासत के तौर पर तस्लीम किए जाने का इम्कान है। इस्राईली मीडिया के मुताबिक इम्कान है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए करारदाद पेश करेगा। करारदाद के मसवदे के मुताबिक फ़लस्तीन चार्टर के आर्टिकल 4 के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत के लिए अहल है और इसके लिए इसे अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत के लिए दाखिल किया जाना चाहिए। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रियासत के तौर पर तस्लीम किए जाने का इम्कान। इस्राईली मीडिया के मुताबिक इम्कान है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए करारदाद पेश करेंगे। करारदाद के मसवदे के मुताबिक फ़लस्तीन चार्टर के आर्टिकल 4 के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत के लिए अहल है और इसके लिए इसे अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत के लिए दाखिल किया जाना चाहिए। मतन में फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादत और आज़ाद रियासत फ़लस्तीन के हक़ की भी तौसीक़ की गई। बाज़ कि अभी तक फ़लस्तीनी वक़्त को सिर्फ UNGM में मुबस्तिर का दर्जा हासिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात की करारदाद को असम्बली में अक्सरियत की हिमायत मिलने की तवक्को है, जहाँ तकरीबन 140 ममालिक पहले ही आज़ादाना तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को करारदादों में तस्लीम कर चुके हैं, जिन्हें वेटो नहीं किया जा सकता। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकन रियासत बनने का वाहिद तरीका सलामती काउंसिल में वोटिंग के ज़रिए है, जहाँ अमरीका ने माजी में हाल ही में अप्रैल में इसी तरह की पेशरफ्त को रोका है। इसराइल के खिलाफ अपने धमकियां में इस लहजे में तब्दीली में ईरान ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर जौहरी हथियारों के हसूल का इंदिया दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई के मुशीर कमाल ख़राज़ी ने कहा कि अगर ईरान के वजूद इसकी बका को ख़तरा हो तो तेहरान जौहरी हथियारों के हवाले से अपनी सोच तब्दील कर देगा। ख्याल रहे कि कमाल ख़राज़ी माजी में बारहा कह चुके कि इनका मुल्क जौहरी हथियारों के हसूल की कोशिश नहीं कर रहा, इनका जौहरी प्रोग्राम तवानाई के हसूल के लिए और पुरअमन मकासद के लिए है। इसराइल के खिलाफ अपने धमकी आमेज़ लहजे में तब्दीली में ईरान ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर जौहरी हथियारों के हसूल का इंदिया दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई के मुशीर कमाल ख़राज़ी ने कहा कि अगर ईरान के वजूद इसकी बका को ख़तरा हुआ तो तेहरान जौहरी हथियारों के हवाले से अपनी सोच तब्दील कर देगा। ख्याल है कमाल ख़राज़ी माजी में बारहा कह चुके इनका मुल्क जौहरी हथियारों के हसूल की कोशिश नहीं कर रहा, इनका जौहरी प्रोग्राम तवानाई के हसूल और पुरअमन मकासद के लिए है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह तब्दीली इस सूरत में हो सकती है जब इसराइल से ईरान के वजूद को ख़तरा लाहक हो जाए। रहनुमा ने 1000 साल के अख्ताम पर एक फतवे में जौहरी हथियारों की तैयारी से मना किया था। उन्होंने 2019 में अपने मौक़िफ़ की तौसीक़ करते कहा था कि गलती से जौहरी बॉम्ब बनाना, ज़ख़ीरा करना और इनका इस्तेमाल हराम है। सन 2021 में ईरान के उस वक्त वज़ीर इंटेलिजेंस ने 2021 में कहा था कि मग़रबी दबाव तेहरान को जौहरी हथियार रखने की कोशिश करने पर मजबूर कर सकता है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का बर वक्त वीज़ा जारी न होने पर क्रिकेट आयरलैंड से नाराज है और इसने आयरिश बोर्ड को वार्निंग दे दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए बाबर आजम की क़यादत में आयरलैंड पहुंच गए हैं, जहां वो अपना पहला मैच कल खेलेगी। तहम वीज़ा जारी न होने के बाद सीनियर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर टीम के हमरा नहीं गए हैं, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का बर वक्त वीज़ा जारी न होने पर क्रिकेट आयरलैंड से नाराज़ है और इसने आयरिश बोर्ड को वार्निंग दे दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए बाबर आजम की क़यादत में आयरलैंड पहुंच गई और जहां वो कल पहला मैच खेलेगी। तहम वीज़ा जारी न होने के बाद सीनियर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर टीम के हमरा नहीं गए, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शदीद बरहमी का इजहार किया। PCB ज़राए का कहना है कि मोहम्मद आमिर का स्क्वाड के दीगर अरकान के साथ ही वीज़ा अप्लाई किया गया था और मेज़बान क्रिकेट बोर्ड मेहमान स्क्वाड के तमाम अरकान के बर वक्त वीज़ों के इजरा के ज़िम्मेदार होते हैं। ज़राए ने बताया PCB ने इस हवाले से अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड को इससे आगाह कर दिया है और मुस्तक़बिल में क्रिकेट ताल्लुकात खुशगवार न रहने से भी खबरदार किया है। वीज़ा न मिलने के बायस मोहम्मद आमिर कल होने वाले पहले T20 मैच से बाहर हो गए हैं और इम्कान है कि PCB अब इन्हें बराह रास्त इंग्लैंड भिजवाएगा, जहां 4 T20 मैचों की सीरीज़ खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों ममालिक से सीरीज़ परफॉर्मेंस से वर्ल्ड कप कॉम्बिनेशन तश्कील देना था, लेकिन मोहम्मद आमिर के यूं आयरलैंड न जाने से मेगा इवेंट में नुकसान का सबब हो सकता है। पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा सैयदा इम्तियाज़ ने कहा है कि इनके मुख्तसर लिबास पर वालदा को कोई एतराज़ नहीं, बल्कि उनकी वालदा ही उनके लिबास खरीदती हैं। हाल ही में सैयदा इम्तियाज़ ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम की स्टोरी में सवाल जवाब का एक सेशन रखा, जिसमें मद्दाहों ने अदाकारा से मुख्तलिफ सवालात किए। पाकिस्तानी मॉडल अदाकारा सैयदा इम्तियाज़ ने कहा है कि उनके मुख्तसर लिबास पर वालदा को कोई एतराज़ नहीं, बल्कि उनकी वालदा ही उनके लिबास खरीदती हैं। हाल ही में सैयदा इम्तियाज़ ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम की स्टोरी में सवाल और जवाब का एक सेशन रखा, जिसमें मद्दाहों ने अदाकारा से मुख्तलिफ सवालात किए।
اس دوران ایک مداح نے سعیدہ امتیاز سے سوال کیا کہ آپ ہمیشہ مختصر لباس پہنتی ہو، کہ آپ کی والدہ بولڈ لباس پر آپ کو کچھ نہیں کہتی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سعیدہ امتیاز نے کہا کہ میری والدہ کو میرے لباس سے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میری پیدائش کے پہلے دن سے لے کر اب تک میری خریداری والدہ ہی کرتی ہیں۔ سعیدہ امتیاز نے کہا کہ میری والدہ کے لیے میں اور میری بہن اب بھی چھوٹی بچیاں ہیں، تو وہ ہمیں بالکل بھی منع نہیں کرتی۔ اداکارہ نے مزید کہا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے سپورٹ اور پیار کرنے والی فیملی ملی۔ مداح کی جانب سے پوچھا گیا، یہ سوال سوشل میڈیا کے مختلف پیجز پر وائرل ہو رہا ہے، جہاں صارفین کی جانب سے سعیدہ امتیاز پر سخت تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ اپنے کام سے جلد ہی شوبز انڈسٹری میں نام پانے والی سعیدہ امتیاز کی پیدائش متحدہ عرب امارات میں ہوئی۔ وہ متحدہ عرب امارات اور امریکہ میں پلی بڑھی ہیں، جبکہ اداکاری اور ماڈلنگ کے شوق نے انہیں پاکستان پہنچا دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھیں اب تک کی خاص خبریں۔ مزید خبروں اور لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاک پتن ٹی وی۔